पिछले 24 घंटों में गाजा में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। हमास ने दो बड़े ऑपरेशंस किए हैं। नॉर्थ गाजा में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी के फटने से 3 इजरायली सोल्जर घायल हो गए हैं। राफा में वहीं पर एक बड़ा एक्सप्लोजन सुनाई दिया है और 2 इजरायली सोल्जर्स के घायल होने की संभावना है। उसके अलावा देखिए, अल तुफे में जो घटना हुई थी जिसमें एक टनल में जाते हुए हमास आईडीएफ के लोगों को ट्रैप किया था, एक टनल की तरफ पहले लुभाया हमास ने, फिर उस टनल को एक्सप्लोड कर दिया, वहां पहले से एक्सप्लोजिव्स रखे थे। उस घटना की जो डेट है उसके बारे में जो कंफ्यूजन था वो थोड़ा सा क्लियर हुआ है। वो एक्चुअली 20 अप्रैल की घटना है और उसके बारे में जो देखिए 3 घटनाएं एक साथ हुई हैं। एक हुई करीब 17 अप्रैल को जो निज्जार एरिया है खान यूनिस का, जहां पर कई कम से कम 3 आईडीएफ वाहन उड़ाए हमास ने, जिसका वीडियो हमने पहले आपको शायद 2 दिन पहले मैंने डाला था आपको ये पोस्ट में और अपनी वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि उसमें वो इजरायली वाहनों को मार रहे हैं। फिर एक वीडियो मैंने आज डाला है जो 19 अप्रैल की बेत हनून घटना का है। बेत हनून घटना जैसे जैसे उसकी एनालिसिस और हो रही है, उसकी और परतें खुल रही हैं। इसको बहुत बड़ी घटना माना जा रहा है। ये घटना 19 अप्रैल को हुई थी जिसमें एक इजरायली सोल्जर मारा गया, 3 महिला आईडीएफ सोल्जर्स घायल हो गई, उसके अलावा 2 पुरुष आईडीएफ सोल्जर्स भी घायल हुए, टोटल 5 लोग घायल हुए। और आज की वीडियो में आपने देखा होगा कि पहले एक व्हीकल जा रही है जिसमें वो 3 महिला आईडीएफ ऑफिसर्स हैं, हमास के फाइटर्स आरपीजी शेल से मारते हैं। फिर जो बचाव व्हीकल आती है उसको वो दूसरे शेल से, वो TV-3 शायद वो एक दूसरा एक्सप्लोसिव शेल है, उससे उन्होंने मारा। और उसके बाद एक जो कमांड और कंट्रोल सेंटर इजराइल ने बनाया हुआ था वहां पर मारा। तो ये जो इजरायली पर्सपेक्टिव से भी मैंने आपको दिखाया, जो इजराइल ने अपना एक दिखाया है हिब्रू टेलीविजन ने, और जो एक हमास ने जो वीडियो रिलीज किया वो भी आपको मैंने दिखाया। दोनों ही आपने देखे होंगे। और ये जो इसकी सबसे बड़ी बात है, ये जो हुआ है, ये जो 19 अप्रैल को घटना घटी, तो इसमें ये बफर जोन में घटी जो बेत हनून नॉर्थ गाजा में है और जो इजराइल का बॉर्डर, इजराइल गाजा बॉर्डर, उससे केवल शायद ये 300 मीटर की दूरी थी। बस 300 मीटर की दूरी पे ये घटना घटी है। इजराइल ओवर कॉन्फिडेंट था, यहां पर हम कुछ नहीं हो सकता हमको, अल औदा इस एरिया को कहते हैं, और 300 मीटर ये गाजा इजराइल बॉर्डर से था और इसको बड़ी घटना माना जा रहा है। इजरायलियों ने कल ही कह दिया था कि 3 आईडीएफ सोल्जर्स कैप्चर नहीं हुई, इसका हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए हमास का कि 3 आईडीएफ सोल्जर्स कैप्चर नहीं हुए। जबकि हमास का शुक्रिया अदा क्या, हमास को मौका मिलता वो कैप्चर करता। हमास की जो कैलकुलेशन थी उसको पता नहीं था कि उसमें 3 आईडीएफ महिला सोल्जर्स जा रही हैं। उन्होंने एक व्हीकल देखी, उस पर फायर किया, फिर दूसरी व्हीकल आई, उस पर फायर किया, एक अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। बहरहाल, तो ये 3 घटनाएं हुई, हमेशा याद रखिएगा 3 घटनाएं ये हो गई हैं। सबसे पहले जो निज्जार एरिया है खान यूनिस, करीब इसको आप समझ लीजिए 17 अप्रैल। 19 अप्रैल को ये घटना बेत हनून नॉर्थ गाजा, और फिर 20 अप्रैल को अल तुफा। आज 22 अप्रैल 2025 है। 20 अप्रैल अल तुफा की जो घटना है जिसमें उसका भी वीडियो नहीं आया है, तो उसमें जो हमास ने माइंस में बिछा के एक्सप्लोजिव लगा के जो एक बहुत बड़ा कांड किया, जिसमें एक बड़ा अफसर आईडीएफ का मारा गया है, जिसको लेकर अभी उसका नाम रिवील नहीं हो रहा है। ये जो देखिए सारी घटनाएं इसने पूरी स्थिति बदल दी गाजा। अब कोई कहे ना कहे, लेकिन देखिए स्थिति बदली। अब आपको मेन स्ट्रीम मीडिया जबरदस्ती का हमसे ही चोरी करके सेंसेशनलाइज करके उसको दिखाता है। कंटेंट चोरों की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। तो वो जो है आज आप देखिएगा तो जो बमबारी की जो इंटेंसिटी है वो आधी हो गई है इजराइल की तरफ से जो बमबारी हो रही है। आज ये भी खबर आई है कि कितने सेना में, मतलब इजरायली सेना में कितने लोग असंतुष्ट हैं, उसका भी एक एक फिगर आया, जिसको मतलब अनुमानित एक अनुमानित आंकड़ा आया है उसका। उसके बाद देखिए जो मिडिल ईस्ट में यानी वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, इजिप्ट और चाइना में जो वॉर एक्सरसाइजेस हुई, कल मैंने आपको बताया चाइना ने जो अपना एयर में जो कंट्रोल और कमांड सिस्टम है वो स्टैब्लिश किया, और वो उसने दिखाया, मतलब स्टैब्लिश वहां पर रह नहीं गया, वो दिखाया कि वो टेम्परेली स्टैब्लिश हो सकता है युद्ध के दौरान। अब हवा से आप ग्राउंड बैटल्स सर्वे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है और जिसको देखिए आप लोगों को समझना चाहिए था इस चीज को और ज्यादा गंभीरता से।
क्योंकि इस तरह की चीज बार बार नहीं होती। तो ये देखिए जो, अच्छा उसके अलावा आज जो रशिया ने सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी अरामको के साथ एक डील कर ली है। अब अरामको के साथ बिना अमेरिका की मर्जी या अमेरिका को धत्ता बता के ये डील नहीं हो सकती। मतलब अरामको का आप सोचिए अमेरिका से बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तो कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी जो थिंकिंग है वो ये है कि हम पहले जो ये था कि अमेरिका वर्सेस रशिया चाइना, अब उनका ये कुछ कुछ है कि जैसे 19वीं सेंचुरी में जो मेटरनिक सिस्टम था यूरोप में, जिसमें यूरोप की बड़ी पावर्स नेपोलियन के गिर जाने के बाद 1815 के बाद ऑस्ट्रिया और प्रशा और फ्रांस और रशिया और इंग्लैंड, इन्होंने इन 5 ताकतों ने यह तय किया था कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम एक बैलेंस ऑफ पावर बना के रखेंगे। इसको बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं, बहुत फेमस है मेटरनिक सिस्टम। तो मेटरनिक सिस्टम की तरह कुछ कुछ एक हम दुनिया को इस तरफ ले जाएं, ये ट्रंप की कोशिश लगती है। और ये ट्रंप, अब ये अलग बात है कि ट्रंप को जो ताकतें चला रही हैं और ट्रंप भी उनको चलाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने अपनी एक अलग छाप तो दिखाई है, लेकिन वो छाप कब तक रहती है? और ये चीज जो है, ये जो अल्टीमेटली जो मेटरनिक सिस्टम 1815 से लेकर 1800 करीब 70 तक चला, वो आप रेप्लिकेट कर सकते हैं आज के 21st सेंचुरी में? ये पॉसिबल है क्या? जब उसमें यूरोप को आप बाहर कर रहे हैं, बहुत सारे देशों को बाहर कर रहे हैं, उनके अपने एजेंडेज हैं, ये मतलब उनका अपना एजेंडा है। यूक्रेन जैसे देशों का अपना अलग एजेंडा है। ऐसे अपस्टार्ट क्रिमिनल टाइप के देश बन गए हैं जो पूरे के पूरे देश नाजीज के हाथ में है। इजराइल टाइप देश है, बिल्कुल भगोड़ा टाइप का और इलेजिटिमेट एक देश जो केवल सिर्फ वॉर पे अब सर्वाइव कर रहा है क्योंकि उसके नेता की कुर्सी उसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसे भी बहुत सारे देश हैं, इनका क्या होगा? ट्रंप इनके बारे में क्या करेगा? और ट्रंप करे ना करे, रशिया और चाइना को अगर ये हो गया कि भाई अमेरिका के हम पैरेलल आ गए, तो फिर वो खुद ही इजराइल को क्रश कर सकते हैं। आप समझिए, बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप बताइए कि ये जो रशिया और चाइना का अभी क्यों नहीं घुस रहे हैं, अभी क्यों नहीं मार दे रहे? देखिए, ऐसे नहीं होता कि अभी मार देंगे इजराइल। उन्होंने साफ कर दिया है कि क्योंकि इजराइल के पीछे अमेरिका है और अमेरिका को वो डिसंगेज कर रहे हैं इजराइल से धीरे धीरे। अमेरिका को डिसंगेज करके एक ऐसी पोजीशन में ले आओ कि अमेरिका बेकार हो जाए। बेकार मतलब कि उसको ये ना लगे कि वो बेकार हो गया, लेकिन एक ये स्थिति आ जाए कि उसको ये एहसास हो जाए कि हमें हस्तक्षेप इजराइल को बचाना हमारे लिए बेकार है, नुकसानदायक। और ट्रंप को तो ये लगता है आज भी, लेकिन जिस दिन ट्रंप के पूरे एस्टैब्लिशमेंट को ये लग गया कि इजराइल के साथ खड़ा होना बेकार है, उस दिन एक दूसरा खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बीच ये भी हो सकता है, आज देखिए जो पीट हेग्सेट जो ट्रंप के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनके हटने की बात है, जिन्होंने ईरान से युद्ध का विरोध किया था। तो अब उनके हटने की क्यों बात है? हालांकि कुछ और भी कारण हो सकता है, लेकिन ये भी कारण हो सकता है। और तुलसी गबार्ड ने भी विरोध किया था ईरान के साथ युद्ध का। ईरान ने जो रोम में बातचीत हुई, उसके बाद ईरान ने अपना एक स्पेशल वेपन उसकी बात की। अमेरिकन प्रेस कह रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन है। तो एक खौफ भी ईरान ने पैदा किया है। और इसको लेके अब ट्रंप कैसे इन सारी चीजों को नेगोशिएट करेगा और ट्रंप को आउटविट कैसे चाइना और रशिया करेंगे और ईरान करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ईरान के खिलाफ युद्ध, मान लीजिए मई में जो इजराइल की प्लानिंग छेड़ ही दिया उसने, चाहे इजराइल बर्बाद हो जाए, लेकिन अगर युद्ध छेड़ ही दिया, तब भी देखिए रशिया और चाइना का जो रोल रहेगा बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए चाइना इजिप्ट तक आ गया है, रशिया सऊदी अरेबिया तक आ गया। अरामको के साथ डील का मतलब है ये अमेरिका के इशारे पे डील नहीं हो सकती है। ये जो लोग कह रहे हैं उनको मैं चैलेंज करता हूं। अरामको के साथ जो रशिया की डील हुई है, ये एकदम यूनिक डील है और इसमें सऊदी अरेबिया का पूरा एक टिल्ट दिखाई पड़ रहा है। सऊदी अरेबिया समझ गया है ईरान से भिड़ना बेकार है, ईरान से भिड़ने का कोई मतलब नहीं है इस समय। ईरान के साथ रशिया और चाइना उसको दिख गया है और इजराइल के साथ अमेरिका है और कभी भी इजराइल के कहने पे अमेरिका पलट सकता है। सऊदी अरेबिया ये समझ गया। तो अभी फिलहाल के लिए, कम से कम कुछ समय के लिए सऊदी अरेबिया आ गया है इधर। अब ये मोटा मोटी समझ लीजिए। अब इधर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही इधर, लेकिन एक मोटा मोटी एक उसकी स्थिति बन गई। दूसरी बात देखिए, जो आज की जो बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं, वो पूरा वही इजराइल के अंदर जो गृह युद्ध है, ये जो ऐसा पॉइंट है। अब यहां देखिए शिन बेथ पे के चीफ रोनेन बार के लोग अटैक कर रहे हैं,
नेतन्याहू पे। नेतन्याहू के लोगों ने आज अटैक किया शिन बेत के चीफ रोनेन बार पे। उन्होंने कहा कि तुम 7 अक्टूबर को जो फेलियर रहा उसके गॉडफादर तुम ही हो, यानी शिन बेत जिम्मेदार है। जबकि शिन बेत के चीफ ने बयान दिया अपना, बड़ा महत्वपूर्ण बयान है वो जो उन्होंने दिया है। शिन बेत ये किस संदर्भ में इनको रोनेनबर्ग पे हमला हुआ? शिन बेत के चीफ ने कहा 7 अक्टूबर के बाद हमसे कई बार नेतन्याहू ने कहा कि लिख के दे दो कोर्ट्स को कि नेतन्याहू अपीयर नहीं हो सकता क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। तो शिन बेत ने ये रोनेनबर्ग ने कहा कि हमने लिख के नहीं दिया। और अगर रोनेनबर्ग ही 7 अक्टूबर के लिए जिम्मेदार हैं तो अभी तक उसको नेतन्याहू ने क्यों नहीं ब्लेम किया, अभी ही क्यों कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल सही बात है कि इजराइल सिविल वॉर की एक कगार पे खड़ा है। आज भी बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। आज देखिए प्रदर्शनों की बात करें तो पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा एक प्रदर्शन हुआ। आज न्यूयॉर्क में बड़ा प्रदर्शन हुआ, नीदरलैंड्स में हुआ, कई जगह। और आज जो स्टूडेंट्स ने कॉल दी है अभी से लेके और कल तक पूरे दुनिया में बड़े बड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट होंगे। और 3-4 उसमें ऐसे कैंपसेस इन्वॉल्व हैं जो प्रोटेस्ट करेंगे, जिनका जो यूनिवर्सिटीज इजराइल में इन्वेस्ट किए हुए हैं, और वहां पर एक बड़ा कन्फ्रंटेशन हो सकता है। ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, खासतौर पे जर्मनी, फ्रांस और इटली, इन 3 देशों में, और हो सकता है ऑस्ट्रिया भी, वहां भी बड़ा प्रदर्शन हो। ये भी देखिए पूरी स्थिति एक बनती जा रही है। उसके बाद देखिए जॉर्डन में जो एक्टिविस्ट को जो जॉर्डेनियन सरकार उनको दबा रही है, और जो किंग अब्दुल्ला गद्दारी करके और जिस तरीके से मतलब वहां प्रो फिलिस्तीनी जो फोर्सेज उनको दबा रही है, तो जॉर्डेनियन कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेटमेंट इस पे आया है। बहुत दिनों बाद जॉर्डेनियन कम्युनिस्ट पार्टी ने एक स्टेटमेंट दिया है और एक स्टैंड लिया है कि हम ये जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है इसके खिलाफ है। उन्होंने इस बात को एडमिट किया। अच्छा, दूसरी बात देखिए, योव गैलेंट। अब योव गैलेंट वो डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनको इजराइल ने अभी हटाया। ये नेतन्याहू ने अभी अपने कैबिनेट से हटाया दिसंबर 2024, और इजराइल कार्ड्स को बनाया था। और योव गैलेंट से इसी मुद्दे पे झगड़ा हुआ था कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूज हैं उनके रिक्रूटमेंट को नेतन्याहू मना कर रहा था, क्योंकि उसके साथ जो फार राइट पार्टी उसके साथ है वो उसके पक्ष में नहीं थी। और योव गैलेंट एक सेकुलर जायनिस्ट है, दोनों ही जायनिस्ट है, फिलिस्तीनियों की गुलामी को मानते हैं, लेकिन एक सेकुलर है, एक रिलीजियस, उनके आपस की लड़ाई है। और ये लड़ाई 1948 में जाती है, मैंने बताया था आपको। उसका डिटेल्ड एनालिसिस में उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वहां पर योव गैलेंट ने एक जबरदस्त खुलासा आज कर दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान, यानी जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, ये बात सितंबर अक्टूबर 2024 की, उसमें उन्होंने एक ये बात प्रचारित की थी इजरायली मीडिया ने कि एक हमास की टनल मिल गई उसको। और ये बात उस समय काफी ये बात उछली थी। और ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के पास, यानी साउथ गाजा में एक हमास की टनल मिल गई, उसकी फोटोग्राफ भी छपी थी। उस पर योव गैलेंट ने कह दिया कि ये कोई सुपर टनल नहीं थी, ये एक मीटर डीप ट्रेंच था। हम लोग जानते थे इस बात को कि ये 1 मीटर डीप ट्रेंच है, और हमने उसको प्रचारित किया कि ये सुपर टनल मिल गई है, ये हो गया वो हो गया। अब देखिए साफ साफ योव गैलेंट कह रहे हैं। उसके बाद देखिए जो एक रिग्ड एक्सप्लोजिव्स से, मतलब एक इजरायली, एक पिछली लड़ाइयों में एक जो कुछ बहुत सारे इजरायली टैंक जिनको छोड़ के इजरायली भागे थे, अभी तक सारे क्लियर नहीं हुए पिछली लड़ाइयों में, यानी 19 जनवरी के पहले। उसमें एक जो इजरायली टैंक था, मतलब उसको जिसको हमास ने मारा होगा आज से 3-4 महीने पहले, वो टूटा टाटा था, उस पर ध्यान नहीं किसी का जा रहा था। अचानक एक इजरायली फोर्स का ध्यान गया ये सदर्न गाजा में। उसने देखा कि इसमें तो एक्सप्लोजिव्स लगे हैं, यानी हमास ने प्लांट किया था इस तरह के कई व्हीकल्स जो इजरायली छोड़ के भागे थे। वो व्हीकल्स अब रेड अलर्ट हो गया है कि कोई भी इजरायली व्हीकल को वापस लाने की कोशिश ना की जाए। इजराइल के पास व्हीकल्स की कमी है, इजराइल के पास असलहों की कमी है, इजराइल के पास सारी चीजों की कमी है। और ये चीज अभी 1 हफ्ता पहले अनाउंस हुई थी कि जो भी इजरायली सामान छूट गया है गाजा में उसको लेके आओ। अब यह आ गया है कि नहीं, लेके नहीं आओ, क्योंकि उसको हमास ने रिग किया हुआ है। अब आप बताओ, ऐसी घटना। और आज जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से जो नॉर्थ गाजा में 3 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए हैं, वो हो सकता है कि ऐसे कोई वाहन जो इजराइल छोड़ के भागा था।
ये सारी बातें देखिए एक के बाद एक निकल के सामने आ रही है। और देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई है और जिसको लेके आप सबको सीरिया के बारे एक सीरिया का असली चेहरा, यानी सीरिया का नहीं, सीरिया के जो ये है जुलानी। अब जुलानी का क्या है कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के 2 लोगों को आज सीरिया की जुलानी सरकार ने अरेस्ट किया। और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद वो संगठन है जो मतलब 100% सुन्नी है। और एक बार जो सीरिया में सिविल वॉर हुई थी उस समय जब हमास ईरान के साथ था, असाद के साथ था, उस समय पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का बीच में थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया भी था, हालांकि वो ठीक हो गया सब। अभी उस पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के 2 लोगों को, 2 नेताओं को जुलानी की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। उस पे जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के जो लीडर हैं उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह हम सीरियन सरकार को हम दोस्त समझते थे फिलिस्तीनियों का, अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो हम फिर जुलानी के खिलाफ हमको मोर्चा खोलना पड़ेगा, सीधी बात है। जिस दिन फिलिस्तीनियों ने मोर्चा खोल दिया जुलानी के खिलाफ, जुलानी का सारा खेल खत्म। अरब दुनिया में वो बदनाम हो जाएगा, बर्बाद, ऐसे ही बर्बाद बदनाम है लेकिन और हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका खेल। और ये मत भूलिए कि वहां पर कुनैत्रा, दारा तक इजराइल पहुंच गया है सीरिया में, और वहां पर फिलिस्तीनी जो रेजिस्टेंस है वो वहां पर एक सीरियन रेजिस्टेंस बना रहा है और दूसरा सीरियन रेजिस्टेंस कोस्टल रीजन्स में। लेकिन यहां पर दारा और इसमें डमस्कस का भी एरिया आता है, बाहरी एरिया, और कुनैत्रा, इस पूरे ट्रायंगल में जो साउथ सीरिया का ट्रायंगल है, यहां पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस खड़ा कर रहा है इजराइल के खिलाफ। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है इससे सीधे इजराइल को फायदा है, जुलानी का जो चेहरा है वो और बेनकाब हो गया। उसके बाद देखिए जो एक और बड़ी खबर है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं, इसमें जो 2 फिलिस्तीनी गिरफ्तार हुए हैं सीरिया में, खालिद और यसार अल जुफरी, ये 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। और इसको लेके जो पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद के जो सबसे बड़े लीडर हैं उन्होंने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया। फिर देखिए ब्रसल्स में, अब ये यूरोप में कुछ अजीब चीजें हो रही। ब्रसल्स में एक फिलिस्तीनी प्रिजनर्स का नेटवर्क है, उसको समीदौन कहते हैं। उसके एक लीडर मोहम्मद खताब, वो बाहर बेस्ड है, वो फिलिस्तीनी कैदियों के बारे में, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है इजरायली जेलों में, उनके बारे में वो आवाज उठाते हैं। वहां पर उनके लीडर को अरेस्ट कर लिया ब्रसल्स में, ब्रसल्स की पुलिस ने, स्विट्जरलैंड में। और वहां पर उनको जब उठाया गया फिर उस पर एक कैंपेन चला बाकायदा, फिर उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन ये जो यूरोप बीच बीच में गड़बड़ा जा रहा है, और यूरोप देखिए यूक्रेन के सवाल पे तो पूरी तरह से इस समय वो बैकफुट पे है, क्योंकि यूक्रेन, अब रशिया ने अपनी सैटेलाइट्स हैं उनका इस्तेमाल जेलेंस्की करे, इस पर रोक लगा दी है। तो जेलेंस्की अब जापान की सैटेलाइट्स यूज कर रहा है। यूरोप बार बार ट्रंप पे दबाव डाल रहा है, जबकि ट्रंप कह चुका हमको नेटो में ही नहीं रहना है, जाओ। लेकिन अब देखिए, अब यही है, ये जो पूरा एक इशू है और ये जो ट्रंप और यूरोप के बीच जो तनातनी है, ट्रंप जो चाहता है कि रशिया और चाइना के थोड़ा सा करीब जाके हम दुनिया को अपने हिसाब से चलाएं, जो बड़ी पावर्स हैं, और जो ये लोग हैं जो खास तौर पे पैरासाइट्स हैं, परजीवी जो हैं, यूरोप और इजराइल और इस तरह के लोगों को हम इनसे पिंड छूटे। तो उसके जो पूरी जियो पॉलिटिक्स चल रही है, उसका भी इसमें जो यूक्रेन की स्थिति है और जिस तरह से यूरोप ने सब, मतलब अब देखिए चीजें कैसे जुड़ी होती है। मतलब पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स नेटवर्क के चीफ को अरेस्ट करना एक दिन के लिए, वो कैसे जियो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, उसके थ्रू किस किस पे दबाव डाला जा रहा है, ये पूरा एक पूरी परिस्थिति चल रही है। एक और बड़ा खुलासा आज हुआ कि अब आप ये सोचिए कि इजराइल की पूरी सेना की स्ट्रेंथ ही करीब 80,000 है, रेगुलर रिजर्व मिला के 2-2.5 लाख हो जाती है। अच्छा, रिटायर्ड आप सोच लीजिए, अब रिटायर 1948 के बाद से बहुत लोग रिटायर हुए होंगे, तो अभी जो जिंदा होंगे, जो बचे होंगे, उनकी संख्या आप समझ लीजिए 5 लाख होगी, 7 लाख होगी, बल्कि 5 लाख ज्यादा, 4 से 5 लाख। अभी जो लोगों ने साइन किया है नेतन्याहू के खिलाफ, जो पिटिशन डाला है, जिसमें थल सेना के, वायु सेना के, नौ सेना के, तीनों के लोग हैं, और उसके साथ साथ इजरायली पुलिस के लोग हैं, शिन बेत के लोग हैं,
यूनिट 8200 के लोग हैं, मोसाद के लोग हैं। 1,41,000 इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया है। यह है देखिए सच्चाई। 1,41,000 इजराइल जैसे छोटे देश में, जहां की आबादी ही 80-90 लाख पे जाके खत्म हो जाती है, और उसमें से 20 लाख तो अरब इजरायलीज हैं जो वहीं रहते हैं, मतलब जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन का पार्ट है। अब इस पूरी परिस्थिति में सोचिए आप कि 4 से 5 लाख जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज है, उसमें से 1,41,000 लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया है। और उसके साथ सुनिए और एक बात कि 7 अक्टूबर के सिलसिले में एक नई बात सामने आई कि जो एक एरेस क्रॉसिंग है, जिसको इजराइल अपनी शान मानता था 7 अक्टूबर के पहले, कि यहां से परिंदा पर नहीं मार सकता। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ही एक प्लान चुरा के इजराइल के खिलाफ यूज किया था, और वो जो प्लान चुराया था वो इरेस के जो बहुत ही, जो इजराइल मानता था कि इनसे मजबूत गार्ड्स कहीं हो नहीं सकते पूरी दुनिया में, इतना वो ट्रेनिंग उनको दी जाती थी बिल्कुल, और सब कुछ उनको छोड़ना पड़ता था। वो जिंदगी के सारे ऐशो आराम छोड़ के वो केवल कमांडो यूनिट के लोग थे, वहां पर वो डिप्लॉयड थे। उनसे चुराया हमास ने पूरा इजरायली प्लान, और वो एक इजरायली प्लान था कि अगर हमास अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे। उसको चुरा के उन्होंने, फिर हमास ने उसी तरह से अटैक किया, लेकिन उनके पास वो प्लान नहीं था, इसलिए वो लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। ये पूरी देखिए सिचुएशन है। तो ये देखिए आज का प्रसारण, और हम आपके सामने देखिए कल कोशिश करेंगे 2 वीडियो लाने की। हम आपसे ये जरूर कह दें कि रोज हम शायद एडिट ना कर पाए, कुछ दिन एडिट जहां तक हो सकेगा हम एडिटेड वर्जन लाएंगे, जहां तक नहीं हो सकेगा उसके लिए जो एक नॉर्मल हम जिस तरह से आपसे बातचीत करते हैं हम वैसे लाएंगे। आज 4 बजे की न्यूज़ हेडलाइन नहीं आ पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। कल मैं पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।